हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जैसे हमने आगे बात किया है, एज वी टॉक अर्लियर, चैप्टर वेटेज। तो ये चैप्टर का वेटेज भी कितना है? तो इसमें से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। इट मीन्स 12 to 16 मार्क्स इसमें से आप कवर कर सकते हो। तो बी केयरफुल। एंड ये चैप्टर जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट बहुत इजी है। आप इजीली इसको कवर भी कर सकते हो। अगर एक बार आपने अच्छे से ये वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन पूरा प्रिपेयर कर दिया, तो आई होप कि you will get 12 to 16 marks definitely. Okay, so what we learn in this chapter, let us talk. तो हम बात करते हैं कि ये चैप्टर जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है वो देखेंगे। देन मूवमेंट करने में मसल्स जो होते हैं, हमारे मसल्स, हाथ के, पाँव के, जो भी पूरा बॉडी मूवमेंट करना है, तो उसके साथ जो भी मसल्स जुड़े हैं उसके भी हम बात करेंगे। देन स्केलेटल सिस्टम जो है हमारी, उसकी भी बात करेंगे। जॉइंट्स इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसकी भी बात करेंगे। एंड लास्ट वन, जैसे हमने आगे भी देखा है कि जैसे ही हमारी सिस्टम में कुछ डिस्टरबेंस होता है, तो हमको कोई स्पेशल काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ओके, या तो फिर मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर स्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है वो देखते हैं। तो बी प्रिपेयर विथ योर पेन एंड बुक एंड ऑल्सो विथ योर फोन। ओके, एंड बी अलर्ट। ओके, तो मूवमेंट क्या है सबसे पहले देखते हैं। मूवमेंट, जैसे मैंने ऐसे किया तो मैंने क्या किया, मूवमेंट किया। मैंने मूवमेंट किया तो इसमें लोकोमोशन भी हुआ है, बट कैसा लोकोमोशन हुआ, तो इसकी हम बात करते हैं। इसमें से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मूवमेंट क्या है? तो मूवमेंट जो है, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग जो भी है वो हिले डुले, तो वो क्या है, उसका मूवमेंट है। जैसे उसने ऐसे कुछ किया, ये पेड़ है मेरा, तो ये ऐसे ऐसे हिलता है, बट अपने आप नहीं, मैं इसको मूव करवा रही हूँ, तो ये मूव मतलब ये नॉन लिविंग है, तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इट मीन्स उसने मूवमेंट किया। ओके, कौन कौन लिविंग है? तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ओके, प्लांट एंड एनिमल्स जो है वाइड मूवमेंट ऑफ क्या कर रहे हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट एक स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। ऑल द लोकोमोशन आर मूवमेंट, but all the movements are not locomotion। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रख देना है। ये ए आर टाइप के क्वेश्चंस जो है उसमें आप आस्क कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, टी एंड एफ टाइप के क्वेश्चंस, उसमें भी आस्क कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नाउ लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, वो मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर अगर कोई ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग, ओके, अगर कोई
लिविंग बीइंग जो है, लिविंग बीइंग ही मूवमेंट करेगी, ओके। तो लिविंग बीइंग जो है उसने उसका प्लेस चेंज किया, प्लेस चेंज होता है मूवमेंट के टाइम पे, तो उसने लोकोमोशन किया, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। बट वो स्टेबल है, स्टेबल कंडीशन में है, एंड जस्ट हाथ पांव या तो फिर पैर जो है वो हिलाते एक ही जगह पे, उसने कोई डिस्टेंस नहीं बनाया, तो वो सिर्फ क्या है, स्टेबल कंडीशन में है, बट ओनली हिल डुल रहा है, तो वो है मूवमेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन जो होता है उसमें स्पेशल टाइप का डिस्टेंस कवर होता है, ओके। सो हमारे कौन से ऑर्गन मूवमेंट्स करते हैं, कौन से ऑर्गन लोकोमोशंस करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट्स करते हैं, तो इसके बारे में हम फटाफट से थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है रिकॉल पर्पज है, आगे आपने पढ़ लिया होगा कोई-कोई जगह पे, इसीलिए यहाँ पे ओनली रिकॉल पर्पस है। एग्जाम में आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। रिकॉल पर्पस है। ये जो सारे सारे चैप्टर्स में जो दिया गया है आगे का जो थोड़ा थोड़ा टॉपिक, वो रिकॉल पर्पस होता है, तो एक बार हम देख ले तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। सो लेट्स सी, shrimming of protoplasm in unicellular organism like amoeba is a simple form of movement। आपने अमीबा को देखा ही होगा कि अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, उसको मूवमेंट करना है तो वो क्या करता है, उसका जो सिलिया फ्लैजेला है उसको कंट्रैक्शन करता है, एंड देन उसको रिलीज कर देता है, तो वो सिंपल टाइप का मूवमेंट कर देता है। तो ये अमीबा का क्या था, मूवमेंट था, ओके। मूवमेंट ऑफ सिलिया फ्लैजेला, सिलिया और फ्लैजेला आपने अच्छे से पढ़ा है। सपोज ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस होते हैं, ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये सिलिया है। और ऐसे टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है तो बोलते हैं फ्लैजेला है, ओके। सो मूवमेंट्स ऑफ सिलिया फ्लैजेला एंड टेंटिकल्स, कोई ऑर्गेनिज्म में टेंटिकल्स भी रहते हैं। टेंटिकल्स कैसे होते हैं, लेट अस सी। सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसमें से आगे एंटेना जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो दिस एंटेना लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टेंटिकल्स, ओके। सो फ्लैजेला, सिलिया, टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो सिंपल टाइप का मूवमेंट करते हैं। नाउ बात हो रही है हमारी ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स कैसे मूवमेंट करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मूवमेंट करते हैं लिम्स, जो अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा जो हिल रहा है, मेरा जड़बा जो है वो मूवमेंट कर रहा है। जड़बे में भी तो दो टू जोस है, अपर एंड लोअर, only at the time of talking or giving speech, at that time only lower jaw can move, तो इसका ही मूवमेंट होता है, ओके। देन मैं ऐसे मेरा हाथ डांस कर रही हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, तो उस टाइम पे मेरे हैंड्स जो है, मेरे अपर लिम्स जो है वो हिल रहे हैं। मैं बैठे बैठे ऐसे कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ, अभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अरेंजमेंट रखा हुआ है, सो आई कांट डू दैट। सो ये मेरा लेग का मूवमेंट हुआ, मतलब मेरा लिम्स पर लिम्स का हुआ, ओके। देन नेक्स्ट बात करते हैं आईलिड्स की। सपोज मैं ऐसा ऐसा करते हो तो मेरी आईलिड ने मूवमेंट किया, मैं बोल रही हूँ तो मेरी टंग जो है ऐसे करती है, तो मेरे टंग का मूवमेंट हुआ, एक्सेट्रा सम ऑफ द मूवमेंट दैट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, ओके। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि सपोज हम जहाँ पे बैठे हैं वहां पे हमारा लोकेशन चेंज हो जाता है। सपोज मैं यहाँ से उधर चली जाऊँ तो मैंने लोकोमोशन किया, बट मैं यहाँ से बैठी बैठी ऐसे ऐसे कुछ कर रही हूँ, तो वो क्या है, एक मूवमेंट है, ठीक है। सो वॉल्यूंटरी मूवमेंट जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, लोकोमोशन। सो दिस इज अवर बायोलॉजिकल डेफिनेशन, ओके। बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स नोन एज द लोकोमोशन। वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी आपको अच्छे से पता है। वॉल्यूंटरी मतलब वो हमारे कंट्रोल में है, यदि मैं चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, इफ आई डोंट वांट देन आई डोंट गो, ओके। आई सिट हियर ओनली। सो यहाँ से मैं उधर गई बाय थिंकिंग, कि मैंने सोचा कि मैं जाऊँ उधर, तो मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, मैं उधर जाऊँ, मेरी ये जगह चेंज होके उस जगह हो गई, तो वी कैन से दैट कि मैंने मेरा वॉल्यूंटरी एक्शन लिया है फॉर मूवमेंट।
सो ये वॉल्यूंटरी मूवमेंट हुआ एंड एट दैट टाइम इन बायोलॉजिकल टर्म्स this kind of voluntary movement is known as a locomotion. So you mark this on in your textbook. चलो फटाफट से आप मार्क कर दो आपकी टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो ट्रूफल्स टाइप के क्वेश्चंस में आप आज कर सकते हैं। नाउ दूसरा जो है लोकोमोशन बेस का जो है उसका एग्जांपल है कि सपोज हम वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग ऑब्वियसली बाय वॉक यहाँ से उस रूम में जाऊँ तो मेरे को वॉक करना पड़ेगा। या यदि मैं इधर बैठी हूँ और मैं सांप दिख गई या छिपकली देख गई तो मैं फटाफट जाऊंगी, तो मैंने रनिंग कर दिया। ओके, या तो फिर ऐसा है कि बहुत सारी छिपकलियां है तो मैं बेड के ऊपर चढ़ जाऊंगी, मैंने क्लाइंबिंग कर दिया। मैं उड़ नहीं सकती बट बर्ड्स है तो उड़ जाएंगे, तो उसमें फ्लाइंग कर दिया। पानी में हूँ तो मैं स्विमिंग करने लगूंगी, मुझे नहीं आता है तो स्विमिंग आर सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। व्हाई? बिकॉज उसमें हमारा दिमाग जो है हमें मैसेज देता है और हम मूवमेंट करते हैं, हमारी जगह चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विल बी नोन एज अ लोकोमोशन। सो आई होप कि आपको लोकोमोशन जो है वो अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है ना उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है ना need not be different from of these affecting factor types of movement। इसको कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पेरामीशियम की, तो उसमें सिलिया हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। मैं यहाँ पे पेरामीशियम ड्रॉ करती हूँ, ऐसा पेरामीशियम अगर चप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं एंड दिस इज नोन एज सिलिया। एंड ये जो सिलिया है उसके थ्रू मूवमेंट होती है तो उसको बोलते हैं हम सिलियरी मूवमेंट। ओके, सो सिलिया हेल्प टू मूवमेंट थ्रू द साइटोफेरिंग्स। ओके, साइटोफेरिंग्स मतलब इसके अंदर जो सेल साइटो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, सेल का फ्लूइड है, वो उसको हेल्प करता है मूवमेंट करवाने में, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। हाइड्रा जो है उसके पास टेंटिकल्स रहते हैं, टेंटिकल्स मैंने यहाँ पे दिखाया। ओके, तो ये जो टेंटिकल्स है ये उसको मूवमेंट में हेल्प करता है और ये जो टेंटिकल्स है वो उसका फूड प्रे, उसका शिकार जो है उसको भी पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। सो टू पर्पस से टेंटिकल का यूज करता है हाइड्रा, मूवमेंट लोकोमोशन करना है उसमें भी हेल्प करता है। अगर उसको भूख लगी, उसको कुछ खाना है तो भी वो टेंटिकल का यूज करेगा। वी यूज द लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर। ओके, कभी कभी हम हमारे लिम्स जो है हमारा बॉडी पोस्चर चेंज करने में यूज कर देते हैं एंड लोकोमोशन एज वेल। मुझे मेरा लोकेशन चेंज करना है तो आई यूज माई लेग। ओके, और मैं लिखते लिखते ऐसा मेरा हाथ दुखने लगे तो मैं ऐसा ऐसा वैसा ऐसा कुछ करूंगी, तो ये मेरा हुआ कौन सा मूवमेंट कि मैंने फॉर मेरा बॉडी पोस्चर चेंज करने टू गेट रिलीफ, मेरा बॉडी पोस्चर मैंने चेंज किया तो मेरे को मूवमेंट करना पड़ा, ठीक है। एंड द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। इस जब भी हम मूवमेंट पढ़ते हैं तो लोकोमोशन पढ़ना होता है, लोकोमोशन पढ़ते हैं तो मूवमेंट पढ़ना होता है, सो डिफरेंट नहीं है। एंड द टू मे बी लिंक बाय स्टार्टिंग दैट। देखो मैंने ये जो स्टेटमेंट आपको पढ़ाया था वो इधर है ही, मुझे नहीं पता था ये। ऑल लोकोमोशंस आर अ मूवमेंट, देखो, बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। सो आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना है बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड दिस टॉपिक। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी with their habitat and demand of the situation। कौन सी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोकोमोशन करते हैं। एंड हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर व्हाट? फॉर सर्चिंग ऑफ फूड। उधर एप्पल खड़ा है, मेरे को लेना है तो इसे लोकोमोशन तो करना पड़ेगा ना, तो ये एप्पल मेरे पास आएगा। या तो फिर मैं रोड पे हूँ, मेरे को घर चाहिए, घर में जाना है तो मुझे मूवमेंट करना पड़ेगा। देन फॉर मैट, मुझे पार्टनर ढूंढना है तो उसके लिए मूवमेंट करना पड़ेगा। देन मूवमेंट फॉर व्हाट? फॉर सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ओके, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, अगर मैं बाहर हूँ, बारिश आ गई, मुझे बहुत धूप लगती है, मेरे को अंदर जाना है तो मेरे को मूवमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे सच कंडीशंस और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर्स, सपोज मैं बाघ देख गई
टाइगर आया, भागना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइगर तो हमें कैच कर लेगा। तो फॉर एस्केप, प्रेडेटर से दूर भागने के लिए हमें ऐसी सारी मूवमेंट्स करनी पड़ती है। एंड नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स परफॉर्म दिस ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स एंड लोकोमोशंस। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आप कमेंट करिए, आपको ये टॉपिक समझ में आया है, कैसे आया है। अगर आया है तो अच्छी कमेंट कर दीजिए। ओके, नहीं आया है तो आपका डाउट कमेंट कर दीजिए। आई विल गिव यू सॉल्यूशन। ओके, आफ्टर दिस लेक्चर। नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ा ही दिया है कि cell of the human body exhibits three main types of movements, namely amoeboid, ciliary and muscular. तो मैं यहाँ पे आपको सारी मूवमेंट जो है ना वो शॉर्ट में दिखा देती हूँ, ठीक है। एमोबॉइड मूवमेंट क्या है, सिलियरी मूवमेंट क्या है, एंड मस्कुलर मूवमेंट क्या है, ठीक है। अमोबॉइड, तो पहले मैं यहाँ पे अमीबा बना देती हूँ। बना दिया हमने अमीबा, ठीक है। तो अमीबा जो है ना वो क्या करती है, उसके स्यूडो लेग्स रहते हैं, ये जो है इरेगुलर स्ट्रक्चर्स है ना, वो उसके स्यूडो लेग है। और स्यूडो लेग की हेल्प से वो क्या करते हैं, स्यूडो लेग को थोड़ा वाइडन करते हैं, पूरा बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड देन इट मूव। तो ऐसे लाइक दिस मूवमेंट वो आगे जाता है, तो उसको बोलेंगे अमोबॉइड मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट देखे तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी पेरामीशियम। और पेरामीशियम जो है उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, एंड दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये, इसको हम बोलेंगे सिलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो है, ये पेरामीशियम जो होता है, पेरामूसियम, ये ऑर्गेनिज्म है। ये जो है वो अमीबा, अमीबा जो है उसके अंदर अमोबॉइड मूवमेंट्स जो है जनरली दिखने को मिलती है। तो ये हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ओके, मस्कुलर मूवमेंट, मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है, मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स परफॉर्म मस्कुलर मूवमेंट। और उसके एग्जाम्पल में मस्कुलर मूवमेंट मतलब मसल्स का चाहिए मूवमेंट, हमारा जो आईलिड्स, लिम्स, ये सारे ऑर्गन्स है जो मस्कुलर मूवमेंट्स करते हैं। तो एग्जाम्पल जो उसका है मस्कुलर मूवमेंट में, तो उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं मस्कुलर मूवमेंट में। तो हम लेंगे कि हमारा लिम्स जो है वो मस्कुलर मूवमेंट करता है, हमारा जो है वो मस्कुलर मूवमेंट करता है। ओके, देन सो दिस इज द कॉमन काइंड्स। एन एग्जांपल ऑफ एनिमल्स देखे तो ह्यूमंस एंड मोस्ट ऑफ मैमल्स, मोस्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, फिश, reptile, etc. are the example of this. Now we discussed detailed about amoeboid, ciliary, and muscular movements. So by line, we see all the things. Some specialized cell in our body like macrophages and leukocytes. Leukocytes मतलब WBC. मैक्रोफेज जो है वो टाइप ऑफ एक डब्ल्यूबीसी है, बट वो एक फेज है जो हमारे फॉरेन पार्टिकल को मार देते हैं। इन अ ब्लड एग्जिबिट्स एमोबॉइड मूवमेंट। तो दिस इज द एग्जांपल कि एमोबॉइड मूवमेंट जो है, एमोबॉइड मूवमेंट उसमें कौन से एग्जांपल है, तो हमारे मैक्रोफेज जो है वो एंड डब्ल्यूबीसी परफॉर्म एमोबॉइड मूवमेंट। इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया, देखा इसमें सूडो लेग्स,
फॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बाय स्ट्रीमिंग द प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग कर देते हैं एंड ऐसे लाइक फॉर्म होते हैं. एग्जांपल इन अमोबा. साइटोस्केलेटल elements like microfilaments are also involved in amoeboid movement. तो ये amoeboid movement का एग्जाम्पल था. इसमें से आपको क्वेश्चंस जो है वो आस्क कर सकते हैं एमसीक्यू. तो एमसीक्यू पर्पस से ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर दीजिएगा. आगे जो प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. तो इसमें भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इस स्लाइड में हम बात करते हैं कि सिलियरी मूवमेंट कहाँ पे होती है. तो मैंने पैरामीशियम बनाया था बट हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स है. तो ये दूसरे टाइप का मूवमेंट है. ये फर्स्ट यहाँ पे हमने देखा था अमोबॉइड मूवमेंट का. तो ये पैरा जो है वो है फर्स्ट 3 मेन टाइप का था. उसमें जब सेकंड देखते हैं अकर इन मोस्ट ऑफ अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स. हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन्स जो होते हैं इसके अंदर सिलियरी मसल्स रहते हैं and are lined by ciliated epithelium and that's why they perform ciliary movements. The coordinated movements of cilia in the trachea. हमारी जो ट्रेकिया है ये विंड पाइप हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल. डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में वो हेल्प करता है. तो ये इसका फंक्शन हो गया. एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड along with the atmospheric air. सपोज हमने ऑक्सीजन लिया तो साथ में पोलन ग्रेन चली गई या तो छोटे छोटे इंसेक्ट चले गए तो हमारे सिस्टम क्या करेंगे. ऐसा होगा. मतलब वो क्या है एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारे सिलियरी मसल्स इनसाइड टेक किया है उसने हेल्प किया फॉरेन पार्टिकल आउट करने में. ओके. नाउ दूसरा एग्जांपल देखते हैं सिलियरी मूवमेंट में. तो द पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो व्हाट फैसिलिटेटेड बाय सिलियरी मूवमेंट. तो अमोबॉइड में मैक्रोफेज एंड डब्ल्यूबीसी देखा था इनसाइड अवर बॉडी. दूसरा जो है सिलियरी मूवमेंट. तो सिलियरी मूवमेंट में फर्स्ट जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ आवर ट्रेकिया एंड अनदर एग्जांपल कौन सा है तो ओवा फीमेल में. ओके. फीमेल में ओवा. तो ये सिलियरी एग्जांपल था. नाउ हम मस्क्यूलर जो है उसकी बात करेंगे. तो मस्क्यूलर टाइप का जो मूवमेंट है तो मस्क्यूलर मूवमेंट में मैंने एग्जांपल दिया ही है. सी प्रीवियस स्लाइड में देखो मैंने लिम्स वो सब लिखा है ना. लिम्स जो तो आप मैंने स्क्रीनशॉट लेने का बोला था आपको. नहीं लिया है तो वापस से ले सकते हो. ओके. ले लिया. डन. ओके. सो हम बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ आवर लिम्स. तो ये थर्ड टाइप का मूवमेंट था. तो हमारा लिम्स हमारा जो हमारी टंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड मस्कुलर मूवमेंट. में मसल्स का जरूरत रहता है. ओके. सपोज हमने कुछ खाते खाते टंग को काट दिया तो क्या होगा. टंग मूवमेंट कर पाएगी. नो. अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगी. एंड दैट्स व्हाई वी कांट स्पीक फ्लुएंटली. हम फ्लुएंटली बात नहीं कर पाएंगे. ओके. यदि मेरे हाथ में कुछ हो गया कुछ आवाज आ गई या तो मेरी बच्ची ने मुझे इधर मार दिया तो मैं ऐसे कर पाऊंगी नहीं. वाई. बिकॉज यहाँ पे मुझे पेन होता है एंड दैट्स व्हाई आई कांट लिफ्ट माय हैंड. ओके. आई आई फील पेन. ओके. एंड इफ मैंने उसको मार दिया वापिस रिटर्न गाल पे एक लगा दी तो उसके ये मसल्स दुखेंगे. दुखेंगे तो उसका जड़बा हिला पाएगी नहीं. उसका जो नहीं हिला पाएगी. सो उसकी एक आदत है करने की फुलाने की तो वो नहीं फुला पाएगी. ओके. तो वो प्रॉब्लम होती है. जब मसल्स में प्रॉब्लम आती है तो मस्कुलर मूवमेंट अच्छे से नहीं हो सकता है. एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स जो है आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन. तो contraction, relaxations of muscles are very important for locomotion and other movements of living beings or we can say that human beings के लिए ये बहुत जरूरी है. ठीक है. See this line. And majority of multicellular organisms locomotion required perfect coordinated activity of muscular skeletal
एंड न्यूरल सिस्टम्स सॉरी। ओके, सपोज मुझे लोकोमोशन करना है तो मुझे एक चीज नहीं, मैं चाहूँ और मैं हिल गई ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, मैंने चाहा कि मुझे यहाँ से वहां जाना है तो मेरा न्यूरल कंट्रोल था वो, बट न्यूरल कंट्रोल के साथ मेरा मस्कुलर भी होना चाहिए ना, मैं अच्छे से खड़ी तो हो पानी चाहिए ना। तो अगर मैं अच्छे से स्टैंड अप हो पाऊंगी तो मैं उधर जा पाऊंगी। फिर तीसरी बात है स्केलेटल सिस्टम की, यदि मेरा बोन ठीक नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं गिर गई, कुछ लग गया मुझे, तो मेरा स्केलेटल सिस्टम अच्छा नहीं, मेरा बोन्स ठीक नहीं है, तो भी मैं नहीं चल पाऊंगी। मीन्स आई वांट थ्री कोऑर्डिनेशन एट द टाइम फॉर लोकोमोशन। थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुलर, हमारे मसल्स हमें सपोर्ट करने चाहिए। सेकेंड वन, हमारे बोन्स जो है वो हमें सपोर्ट करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, बाय ब्रेन बी स्ट्रॉन्ग, हम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारी जो थिंकिंग पावर है कि उधर जाना है, डेस्टिनेशन पावर जो है वो बिल्टअप होना चाहिए, तो हम लोकोमोशन कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड दिस थ्री वर्ड, मस्कुलर, स्केलेटल, हाँ न्यूरल सिस्टम्स जो है वो लोकोमोशन के लिए बहुत जरूरी है। ये टॉपिक भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपकी टेक्स्ट बुक में मार्क कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। In this chapter, you will learn about types of muscles, their structures, mechanisms of their contraction, and important aspects of our skeletal system. So I hope you get this topic well. So if you get, you understand, then comment me in comment section. Thank you. Then next हम बात करते हैं muscles की. Okay? So let us start with muscles. Muscles. What is muscles? तो अपने चैप्टर नंबर 8 जो है सेल वाला चैप्टर, उसमें आपने पढ़ लिया है सिलिया एंड फ्लैजेला आर द आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, सपोज ये सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन। ओके, और सेल मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली उसके पास क्या रहेगा? सी एंड एफ, सिलिया एंड फ्लैजेला। नाउ फ्लैजेला कहाँ पे हेल्प करेगा? तो फ्लैजेलर मूवमेंट्स हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ। मेल में स्पर्मेटोजुआ जो है उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। मेंटेन ऑफ वाटर करंट इन द कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज। ओके, स्पॉन्जिस में स्पर्मेटोजुआ जो है वाटर करंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, यूग्लिना में भी हेल्प करता है। मसल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। जैसे स्पेशलाइज्ड फ्लूइड टिश्यू कौन सा था? ब्लड। वैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू में मसल्स है। इसका ओरिजिन मेसोडर्मल ओरिजिन है। हार्ट का भी मेसोडर्मल था, आप याद करते रहिएगा एट बाय मेकिंग द डिफरेंस। ओके, नाउ अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट जो है हमारा वो मसल्स के थ्रू होता है। तो हम एक शॉर्ट नोट बनाते हैं मसल्स के ऊपर ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। सो मसल्स, तो सबसे पहला टॉपिक हमने मसल्स का कौन सा पढ़ा, वो क्या है? तो ये है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। क्या है ये? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ओरिजिन कहाँ से है? तो मेसोडर्म में है, तो मेसोडर्मल ओरिजिन है इसका। बॉडी वेट हमारा जो होता है, टोटल बॉडी वेट, उसमें से हाउ मेनी 40 to 45% जो है वो मसल्स का वेट होता है। ठीक है, एंड दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्सिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं। तो ये चार मेन प्रॉपर्टीज है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टाइलेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ओके, सो सेकेंड टॉपिक जो है उसमें आपको प्रॉपर्टी ऑफ मसल जो है वो याद रखना है। तो वो आपका है ई क्यूब सी।
EC क्यूब ऐसा भी आप, CE क्यूब ऐसा भी आप, या 3 E है, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, एंड फोर्थ C contractability. Okay, muscle have been classified using different criteria, namely उनके लोकेशन जो है, अपीयरेंस जो है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज है, उनके बेस पे ये सारे डिफरेंट है। एंड बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, लोकेशन के बेस पे 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड: skeletal muscles, visceral muscles and cardiac muscles. Okay, तो ये टॉपिक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो मसल का क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन के तौर पे वो डिफरेंट क्राइटेरिया रखता है। तो उसमें क्या है, तो लोकेशन है, सब टॉपिक से ये। दूसरा अपीयरेंस है, तीसरा नेचर है, एंड इसके ऊपर से उसका मेन 3 टाइप्स है: स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियाक। ओके, सो ये 3 टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स जो है आर क्लोजली एसोसिएटेड with the skeletal components of the body and they have scripted appearance under the microscope. माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा पता है, ऐसा ऐसा, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स है, वैसा दिखेगा। एंड एज देयर एक्टिविटी आर अंडर द वॉल्यूंटरी कंट्रोल, वॉल्यूंटरी कंट्रोल में इनकी एक्टिविटी रहती है ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड दे आर नोन एज द वॉल्यूंटरी मसल्स टू। तो इसको हम वॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलेंगे। तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स आर आल्सो नोन एज, तो वो कौन सा, वॉल्यूंटरी मसल्स, एंड they are primarily involved in what, locomotory actions and change of body posture। बॉडी का पोस्चर चेंज करना है, लोकोमोशन करना है, तो इसमें वो हेल्प कर सकते हैं। आई होप कि इतना समझ में आया है तो बेटा कमेंट करते रहो हमें। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं विसरल मसल की। तो विसरल मसल क्या है, विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स। हमारे विसरल ऑर्गन्स लाइक हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इसमें they do not exhibit any striations and are smooth in appearance। ये कोई स्टीरिएशन नहीं दिखाता है, ठीक है। एंड अपीयरेंस में स्मूथ है, एंड दे आर नोन एज स्मूथ मसल, जैसा उसका नाम है वैसे उसको स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। उसकी एक्टिविटी क्या है, तो ये दूसरा नाम हो गया। देयर एक्टिविटी है, देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉल्यूंटरी कंट्रोल, वॉल्यूंटरी कंट्रोल में नहीं, अपने आप होता है। जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल, यदि हमने हमारा फूड जो है उसको swallow एक बार कर दिया, फिर हम चाहे कि इसको बाहर निकाले, नहीं निकल पाते, क्यों, क्योंकि वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है। ओके, वॉल्यूंटरी कंट्रोल में नहीं है, एंड therefore known as involuntary muscles। तो आपको क्वेश्चन में ये भी आस्क कर सकते हैं कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स कौन है, तो विसरल मसल, एंड दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो मैंने एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक में जो फूड है वो उसका एग्जांपल है। एंड गैमेट्स, तो द जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक में वंस गैमेट्स चले गए तो उसको भी हम रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। एज द सेम सजेस्ट कार्डियक मसल, सब तीसरे टाइप का जो मसल है कार्डियक मसल वो दिखते हैं, आर द मसल्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट का मसल्स है। एंड मैनी कार्डियक मसल्स सेल असेंबल इन व्हाट, कार्डियक मसल सेल असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म दी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल ये हार्ट है, ओके। तो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो कौन से मसल्स कहते हैं, कार्डियक मसल, ठीक है। And based on appearance, cardiac muscles are striated and they are involuntary in nature as the nervous system does not control their activity directly. Directly इसका जो कंट्रोल है वो हमारा ब्रेन नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई ये भी इनवॉल्यूंटरी है। एंड कार्डियक मसल आपको पता ही है कि हमारा हार्ट जो है उसमें ऐसे एन जो है वो
सारा मैसेज का काम करती है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया है। ओके, और भी हम आगे इसमें देखते हैं। लेट अस एग्जामाइन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। एंड सच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल और fascicles together and by common collagenous connective tissue layer known as fascia, and each muscle bundle contain number of muscle fiber। आपको डायग्राम में दिखा देखो, फेसिकल्स दिया हुआ है, एक है ना, लेट अस मार्क बाय अनदर कलर। देखो ये जो है ना, मैंने सर्कल किया है। अब मैं लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ। ठीक, ये एक जो है ना वो फेसिया है। बहुत सारे मिल गए फेसिकल्स, बहुत सारे मसल्स बंडल है। ओके, तो ये मसल्स बंडल्स जो सारे रहते हैं मेड अप ऑफ मसल बंडल, बहुत सारे। एक मसल ले लिया तो इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका लेयर रहता है, फेसिया रहता है। एंड ईच मसल बंडल जो है ना उसके पास बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर रहते हैं। इसमें सार्कोलेमा है, मसल फाइबर्स देखो, छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं। एंड ब्लड कैपिलरीज भी होती है फॉर ब्लड सप्लाई। ओके, तो ये डायग्राम है, डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ ईच मसल फाइबर इज लाइन बाय, देखो मसल फाइबर जो है ना वो लाइन बाय होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। सी प्रीवियस स्लाइड, सार्कोलेमा। यहाँ पे देखो आप, सार्कोलेमा है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो कौन सा है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। एंड the muscle fiber is syncytium as the sarcoplasm contain many nuclei, ये syncytium है। And the endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is storehouse of calcium ion। okay, तो हमारे कैल्शियम आयन्स जो है उसका लोकेशन कहाँ है, तो कैल्शियम आयन इसके अंदर स्टोर रहते हैं। कैल्शियम आयन जो है वो इसके अंदर स्टोर रहेगा। ओके, तो स्टोर हाउस इसके ऊपर से आप कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, तो आपको याद रखना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, यहाँ पे शॉर्ट में मैं भी लिख दूँ तो आपको वीडियो देखने के टाइम पे समझ में आए। ओके, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, तो वो कौन है बेटा, तो वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर वो क्या है कि the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm। देखो सार्कोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फिलामेंट्स रहते हैं, जैसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, नोन एज द मायोफिलामेंट्स। और उसको, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको मायोफिलामेंट्स बोलते हैं या तो मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल कहाँ पे होते हैं, तो सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको हम बोलेंगे मायोफिब्रिल। एंड ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। एक एक मायोफिब्रिल जो होता है उसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स रहते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो लाइट एंड डार्क बैंड्स रहते हैं। ओके, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। एंड a detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins, actin protein and myosin protein। and a light band जो है contain actin, light band जो है उसमें actin रहेगा तो उसको आई बैंड बोलेंगे। ओके, वापस से एक्टिन प्रोटीन कहाँ पे है, लाइट बैंड में, और इसका नाम है आई बैंड। इधर देखो आई बैंड दिख रहा है आपको, आई बैंड, तो ये है एक्टिन। प्रीवियसली वापस देखे, और उसको आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। वेयर एज द डार्क बैंड कोल्ड ए एन आइसोट्रोपिक बैंड दैट कंटेन मायोसिन। ओके, ए बैंड जो है, ये बैंड इसमें क्या है, मायोसिन।
तो ये कौन सा है? एन आइसोट्रोपिक है, दैट्स वाई ए बैंड। ये आइसोट्रोपिक है, दैट्स वाई आई बैंड। ओके, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज एज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। दोनों प्रोटीन जो है एक दूसरे के साथ रोड लाइक स्ट्रक्चर में पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टू मायोफिब्रिल्स। सी, एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलली ज्वाइन है, देखो, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये फिब्रिल, मायोफिब्रिल में ऐसे पैरेलली अरेंज्ड है। एक्टिन का काम क्या है? तो एक्टिन फिलामेंट्स जो है ना वो थीन है, पतला है, थीनर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया, ए बैंड वाले जो है एनिसोट्रोपिक वो मायोसिन है, और आई जो है वो है एक्टिन वाले। तो इसमें आप देखो कि एक्टिन वाले जो है ना वो कैसे पतले हैं, hence they are commonly known as thin and thick filament respectively। तो इसका दूसरा नाम हम लिखे तो ए बैंड वाले जो है उसको दूसरा नाम थिक फाइबर भी बोलेंगे, और एक्टिन जो है उनको थिन फाइबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। And hence are commonly known as a thin and thick filaments. Okay. In the center of each eye band is an elastic fiber known as a Z line which bisects it. इसको डिवाइड करती है। See? इसके बीच में क्या है? एक लाइन दिखती है आपको, लाइन, और ये लाइन जो है उसको हम बोलेंगे जेड लाइन। और ये जेड लाइन जो है वो बाइसेक्ट करने, टू पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है, तो उसको जेड लाइन बोलेंगे। एंड अ थिक फिलामेंट and a thick filament in the A bands are also held together in the middle of the band by a thin fibrous membrane known as the M line। middle line होती है, see, M line भी आएगी यहाँ पे इसके बीच में। तो इसको ये जो है थिक फिलामेंट, यहाँ पे जो लाइन है इसको हम बोलेंगे M line। ओके, and the A and I bands जो है are arranged alternatively through the length of the myofibril and the portion of the myofibril between two successive Z line is considered two successive। see, दो Z लाइन होती है, एक Z लाइन इधर है, एक इधर है, ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, टू कंटिन्यूअस लाइन है Z लाइन्स एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वो फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का, एंड उसको सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक, तो इतना यूनिट जो है उसमें क्या होता है? टू इनकम्प्लीट आई बैंड्स एंड वन कंप्लीट ए बैंड्स रहता है, तो इसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। तो आई होप कि आपको इतना यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। एंड इन अ रेस्टिंग स्टेज, जब रिलैक्सेशन स्टेट है, द एज ऑफ थिन फिलामेंट जो होती है ना आई का, ऑन आइदर साइड्स ऑफ थिक फिलामेंट्स पार्शियली ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, एंड द फ्री एंड्स ऑफ थिक फिलामेंट लिविंग द सेंट्रल पार्ट, लिव कर देती है, एंड दिस central part of thick filament not overlapped by thin filament and at that time it's known as H zone, Hansen's zones। ये जो है ना इतना जोन ओवरलैप नहीं होता है यहाँ, एच जोन जो है वो दिखाया ही, देखो एच जोन दिखाया है इतना, ये और ये ओवरलैप नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एच जोन। जो लाइट रहता है हैंसेंस जोन उसको बोलते हैं। डायग्राम में आपको अच्छे से सारी थिंग जो है वो रिप्रेजेंट की है। ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट करिए। डायग्राम में सारा थिंग दिया हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया है, तो वो पॉइंट इसमें आपको कवर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। कमेंट करो यहाँ तक कितना समझ में आया है, कमेंट करते रहिएगा ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है, बट उससे पहले मैं बोलूंगी कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर समझ में आया, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि सार्कोमियर जो है
वो आपको अच्छे से समझ में आया है। शॉर्ट में आपको याद रखना है तो टू इनकम्प्लीट आई बैंड एंड वन कंप्लीट ए बैंड से बना हुआ होता है हमारा साइरकोनियर। ओके, आपको समझ में आ गया है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करेंगे। ईच एक्टिन जो है, ईच एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट है, इज मेड अप ऑफ एफ। एफ मतलब व्हाट? फिलामेंटस। एक्टिन helically wounded to each other and each F actin is a polymer of monomeric that is a globular। तो एक ऐसा रहेगा सिर्फ, एक ऐसा फाइबर लाइक रहेगा जिसको बोलेंगे फिलामेंटस। ओके, और ग्लोब्यूलर मतलब राउंड रहेगा, ऐसा गोल, तो उसको बोलेंगे ग्लोब्यूलर। टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, सी, टू filaments of another protein, tropomyosin, also run close to the F actin throughout the line। इसके आसपास ऐसे ऐसे ट्रोपोनिन करके भी होता है, टीपी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। एंड इन द रेस्टिंग स्टेट, सॉरी, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सी, ट्रोपोनिन जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एट द रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, इसके ऊपर क्या रहेगा? ट्रोपोनिन रहेगा। एंड इन द रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंड साइट। ओके, ट्रोपोनिन जो है वो एक्टिव बाइंड साइट बनाएगा फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। सो हम डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन आपको दिखाई देते हैं ग्लोबुलर, वो एफ एक्टिन है। ये जो है थीन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये सब ये है ट्रोपोमाइसिन है, और इसके ऊपर ये तीन के जो ग्रुप दिख रहा है वो है ट्रोपोनिन है। ओके, तो ऐसा होता है। एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट है वो, और दूसरा जो दिया है वो मायोसिन मतलब मोनोमर, नैरो मायोसिन दिया है। मायोसिन का एक सिंगल दिया है मोनोमर। तो मेरोमायोसिन कैसा होता है? तो उसका हेड रहता है, ये क्रॉस आर्म है उसका, एंड यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स जो है ना वो यहाँ पे रहेगी। ठीक, यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है, और ये जो है वो उसका एटीपी बाइंडिंग साइट्स है। तो सी प्रीवियसली मायोसिन के बारे में बात करें तो मायोसिन जो है ना वो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, एंड इज ऑल्सो अ पोलीमराइज्ड प्रोटीन है, पोलीमर है ये। बट यहाँ पे एक यूनिट दिया है, एंड मैनी मोनोमरिक प्रोटीन नोन एज मेरोमायोसिन। ओके, जब वो मोनोमरिक कंडीशन में होता है तब उसको मेरोमायोसिन बोलते हैं। मेरोमायोसिन लुक लाइक दिस। मेरोमायोनिक मायोनिक जो है मेरोमायोसिन इज लुक लाइक दिस, यानी बहुत सारी चेन होती है तब उसको क्या बोलेंगे? पोलीमराइज्ड प्रोटीन बोलेंगे। सो फिगर में आपने देख लिया है, वन थिक फिलामेंट ऑफ मेरोमायोसिन इज गिवन, एंड ईच मेरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। मैंने बता ही दिया, ग्लोबुलर पार्ट है, हेड है विथ शॉर्ट आर्म। देखो ग्लोबुलर पार्ट है, इतना पार्ट देखो आप, तो इतना पार्ट जो है ग्लोबुलर शॉर्ट है जिसको हम बोलेंगे हेड, एंड ये पोर्शन जो है ना यहाँ से पूरा ये है उसका टेल। सो short arm है and a tail, the former being called the heavy meromyosin जिसको बोलेंगे HMM, and the later the light meromyosin LMM, उसको लाइट मेरोमायोसिन बोलेंगे बाद में। पहले हेवी मेरोमायोसिन बोलेंगे टेल रीजन को, एंड द HMM कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड द शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट द रेगुलर डिस्टेंस। रेगुलर डिस्टेंस में वो बाहर की साइड निकलते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं at the from the surface of a polymerized myosin filament and is known as cross arm, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई कोई जगह पे ये इसमें
बाहर निकलते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस आर्म्स। एंड द ग्लोब्यूलर हेड जो है, द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज, वहां पे एटीपी ज्वाइन होते हैं एंड एज अ बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, वो साइट्स रहता है उसके पास जो हमने ये डायग्राम में देख लिया है। आई होप कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का इतना पॉइंट्स जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। तो नेक्स्ट इसमें ही हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट आपको इतना बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो अच्छे से पता होना चाहिए। सो आई होप कि थिन एंड थिक फिलामेंट एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं वो आपको ये टॉपिक में समझ में आया है। ओके, अगर आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया है तो हमें कमेंट करते रहिए ताकि हमको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। डोंट फॉरगेट टू लर्न अबाउट दिस डायग्राम ऑल्सो, बिकॉज डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, डायग्राम टाइप के क्वेश्चन इसमें भी आप कर सकते हैं ये। तो डायग्राम टाइप एमसीक्यू है उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, mechanism of muscle contraction is best explained by sliding filament theory। ओके, तो इसमें एक बेस्ट थियरी कौन सी है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये थियरी जो है इसके थ्रू आप अच्छे से मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ सकते हो। स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर अ थिक फिलामेंट। सी, ये जो है ना ये एक यूनिट दिया है मायोसिन फिलामेंट का और एक है एक्टिन फिलामेंट। पूरा प्रोसेस समझना है। यहाँ पे पी दिया है, एडीपी दिया है, तो एटीपी बनेगा, एनर्जी देते लेते हैं वो है, क्रॉस ब्रिज बनता है, तभी हेड जो है वो जुड़ने जाएगा एक्टिन फाइबर के साथ। देखो ब्रिज बनाया तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बना। देन आफ्टर एटीपी एडीपी एनर्जी मिल गया, स्लाइडिंग हुआ एक दूसरे के साथ एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज जो बना था वो टूट गया। तो ऐसे 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 जो मैकेनिज्म होती है वो होती रहती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट जो है ना वो बहुत हेल्पफुल करेगा। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी लेटर ऑन, वो आप देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो फॉर फन एक्टिविटी है। ओके, मैकेनिज्म देखते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल मिलता है सेंड बाय सीएनएस वाया द मोटर न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस में सिग्नल आता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit, वो motor unit बनाएंगे। And the junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called a neuromuscular junction, और उसको बोलेंगे motor end plant। ओके, neuromuscular junction, or we can say that motor end plate। और ये जो मोटर एंड प्लेट है उसके थ्रू न्यूरल सिग्नल मिलेगा एंड न्यूरल सिग्नल जो है, न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो है वो क्या रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। एंड वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, तो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन। ओके, एसिटाइल कोलाइन जो है वो है न्यूरोट्रांसमीटर विच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। वो एक्शन पोटेंशियल बनाएगा सार्कोलेमा के अंदर एंड दिस स्प्रेड थ्रू आउट द मसल फाइबर। ये पूरा मैसेज मसल फाइबर जो है उसमें फैल जाएगा एंड कोज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन एंड दैट्स व्हाई वो सार्कोलेमा के अंदर जो कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस था वहां से कैल्शियम रिलीज होंगे इनटू द सार्कोप्लाज्म। ओके, एंड इंक्रीज द कैल्शियम आयन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा एंड दैट्स व्हाई लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम विथ सब यूनिट ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पे
कैल्शियम जुड़ने लगेंगे ट्रोपोनिन के साथ एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। तो ये मायोसिन का जो एक्टिव साइट है वहां से मास्क रिमूव करने लगेगा एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता रहता है तो उसमें से उसको एनर्जी मिलती रहती है एंड द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट, उसके साथ बाइंड हो जाता है, टर्न हो जाता है और वहां पे बनता है क्रॉस ब्रिज। ओके, क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है। सपोज हमने यहाँ पे देख लिया है इसमें कि देखो ये क्रॉस ब्रिज बन गया है, ये जो है ये क्रॉस ब्रिज बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस पुल the attached actin filament toward the center of A band and the Z line attached to these actins are pulled inward, अंदर की साइड पुल होता है and thereby causing shortening of the sarcomere and that's why sarcomere जो है ना वो short हो जाता है, उसकी लेंथ छोटी होती है। that means कि यहाँ पे contraction हुआ and it is clear from the above stage that during shortening of the muscles, ओके, मसल का शॉर्टनिंग होगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ एंड द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, आई बैंड का साइज रिड्यूस्ड हो जाएगा वेयर द ए बैंड रिटेन द लेंथ, ए बैंड जो है उसकी लेंथ वो रिटेन करेगा। ए बैंड की लेंथ जो है देखो आप, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज दिखा हुआ है, ये रिलैक्स फेज है। रिलैक्स फेज में कंडीशन क्या है, एच जोन है, आई बैंड है, ए बैंड है, कंप्लीटली सब दिखाई देते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में क्या हुआ, तो ये आप जेड लाइन देखो थोड़ा नजीक आ गया है और ओवरलैपिंग हो गया है। ओके, इसमें यहाँ पे ये रीजन में देखो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, शॉर्टनिंग लेंथ हुआ और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब ये लाइन जो दोनों है, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर देखो, यहाँ पे ये रीजन ओवरलैपिंग हो गया, ओवरलैप हुआ मतलब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। ओके, सो ये आपने देखा एंड द मायोसिन जो है वो रिलीज करेगा एडीपी एंड फॉस्फेटायन, फॉस्फेटायन एंड एडीपी रिलीज गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेज में वापस चला जाएगा, रिलैक्स स्टेज में चले गए और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो होती रहती है एंड द न्यू एटीपी बाइंडिंग साइट वो फाइंड करेगा एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, वापस से क्रॉस ब्रिज टूट जाएंगे। सी यहाँ पे क्रॉस ब्रिज जो बना था, यहाँ पे देखो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे एडीपी एनपी एनर्जी यूज हो गई और क्रॉस ब्रिज जो है, क्रॉस ब्रिज यहाँ पे नहीं है, क्रॉस ब्रिज रिटर्न रिटर्न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंड एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड, एटीपी वापस से क्या हो गए, हाइड्रोलाइज्ड हो गए by myosin head and cycle of cross bridge formation and breakage जो है वो रिपीटेड होता रहता है causing the further sliding, दूसरा नेक्स्ट स्लाइडिंग वो बनाएगा। ओके, तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन वो बहुत जरूरी है एंड जब क्रॉस ब्रिज फिनिश हो जाता है तब नेक्स्ट स्लाइडिंग जो है, नेक्स्ट स्लाइडिंग वो चालू हो जाता है एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू रहती है टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प बैक टू द सार्कोप्लाज्म, सिस्टरनी, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टरनी उसको वापस नहीं लेती तब तक इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड दिस कोज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन, वापस से जेड लाइन फॉर्म हो जाती है बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज द रिलैक्सेशन। आई होप कि यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो स्टेप है वो अच्छे से समझ में आया है। अगर आ गया है तो कमेंट करते रहिएगा एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट मसल में डिफरेंट रहता है एंड द रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकेज ऑफ ग्लाइकोजन इन देम। ओके, तो वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा कोजिंग द फैटिक, तो फैटिक कंडीशन फॉर्म हो जाएगी एंड मसल कंटेंट रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट नॉन एज द मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जैसे होता है ना वैसे मायोग्लोबिन भी होता है एंड
मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स, कोई मसल्स में मायोग्लोबिन कंटेंट हाई रहता है एंड विच गिव्स द रेडिश अपीयरेंस, तो उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा रेड दिखता है एंड सच मसल्स आर नोन एज रेड फाइबर्स, और ऐसे फाइबर्स जिसमें मायोग्लोबिन का अमाउंट हाई है, ओके, मायोग्लोबिन का अमाउंट हाई है, वो जो है उसको बोलेंगे रेड मसल। एंड दिस मसल कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे मसल्स जो होता है ना उसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन, इसलिए एटीपी एनर्जी मिलती रहती है। एंड दिस मसल्स देयरफॉर कैन आल्सो बी नोन एज एरोबिक मसल्स, एंड दैट्स व्हाई ऐसे रेड मसल्स जो है उसको एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसके डिफरेंट नेम है। एंड ऑन दी other hand, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin, तो वो लाल कलर के नहीं होते, that's why they appear pale और whitish, and that why they are known as white fibers, जिसमें हाई होते हैं वो रेड और जिसमें डाउन है उसको हम बोलेंगे white fibers, or we can say that white muscles, okay, and the number of mitochondria इसमें कम है, but the amount of sarcoplasmic reticulum इसमें high है, and that's why they depend on anaerobic process of energy, तो ये white muscles हमारे जो है वो anaerobic respiration type पे depends रहते हैं, तो इसको anaerobic muscles भी बोलते हैं, ऐसा respiration उसको चाहिए, ओके। तो ये इसमें हमने ये डायग्राम है जिसमें हमने लाइडिंग फिलामेंट थियरी जो है वो अच्छे से पढ़ा है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो आप इसको अच्छे से कवर कर दो, और ये टॉपिक है इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये पूरा टॉपिक जो है ना वो शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए, ओके। अब हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम की, तो लेट अस सी स्केलेटल सिस्टम हमारी जो है वो क्या है, ओके। सो स्केलेटल सिस्टम जो है ना मेनली एक फ्रेमवर्क है ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज, एंड दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। इमेजिन चूइंग ऑफ फूड विदाउट जो बोन्स, नहीं हो पाएगा, सब बाहर निकल जाएगा, वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम्ब बोन नहीं हो पाएगा, ओके। सो बोन एंड कार्टिलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, एंड द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट, एंड लेटर हैज अ स्लाइटली प्लीएबल मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट्स। एंड इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स, तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आस्क करते हैं, 206 बोन्स है एंड थोड़ी कार्टिलेज है, and it is grouped into principal divisions, one है axial and दूसरा है appendicular skeletal system। so axial skeletal system में क्या है बेटा, तो ये कंप्राइज करता है 80 बोन्स, ओके। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है, इसमें से भी 1 to 2 क्वेश्चंस जो होता है 1 to 2 क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो हमारा एक्सियल सिस्टम जो है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, वो मेन एक्सिस बनाता है, तो उसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, इतना पोर्शन आता है। वन बाय वन हम सबका स्टडी करेंगे। पहले हम स्कल देखेंगे, सी ये स्कल का स्टडी करेंगे, तो हमारा स्कल जो है ना, स्कल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन, उसके अंदर बोन का 2 सेट्स है, एक है क्रेनियल जो एक खोपड़ी का पार्ट बनाता है, ये पूरा ऐसा, ये जो है ना इसको हम बोलेंगे क्रेनियल बोन, और दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमारा पूरा ऐसा ऐसे फेस है, तो ये पूरा रीजन जो है वो है हमारा फेशियल बोन्स का। तो 2 टाइप्स ऑफ बोन है एंड दैट टोटल इज 22 बोन्स है इसमें, इतना गिन के क्रेनियल है ये क्रेनियल बोन की नंबर जो है इतना इतना बोन जो है
इतने जोन में 8 बोन है। कितने बोन से 8। और फेशियल बोन जो है ना, वो कितने बोन है हमारे 14। तो 14 बोन है फेशियल एंड 8 है क्रेनियल, कुल मिलाकर होते हैं हमारे 22 बोन्स इन अवर कल, हमारी खोपड़ी में। सो ये क्या करता है, तो दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाता है क्रेनियल में। एंड क्रेनियम फॉर द ब्रेन, ब्रेन का स्टोर हाउस है, उसका बॉक्स है। एंड द फेशियल रीजन जो है वो 14 स्केलेटल एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल का फ्रंट पार्ट बनाता है। एंड सिंगल यू शेप्ड का एक बोन रहता है जिसको बोलते हैं हेयोइड बोन, जो यहाँ पे देखो, ये जो होता है ना खोपड़ी के नीचे इधर, ये ट्रांसपेरेंट है और यहाँ से मैं डार्क कर देती हूँ, तो ये यू शेप का बोन है, देखो डार्क लाइन बनी है, इधर डॉटेड लाइन है। तो ये बोन जो है इसको हम बोलेंगे हेयोइड बोन। विच बोन? हेयोइड बोन। तो ये एक रहता है, ओके, is present at the base of the buccal cavity and it is also included the skull, तो ये भी skull में included है। and each middle ear contain 3 tiny bones। suppose यहाँ पे कान है, तो कान के अंदर छोटे छोटे 3 बोन हैं। उसका नाम देखे तो मेलस, इनकस एंड स्टेपोस, स्टेपोस, ओके। तो एक कान में 3 हुआ, तो कुल कुल मिला के कितने होते हैं ईयर में? 6 बोन, ओके। कलेक्टिवली नोन एज ईयर ओसिकल्स, उसको साथ में बोलते हैं ईयर ओसिकल्स। एंड द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपेरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये स्कल जो है फिर आगे ऐसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो इसके साथ जुड़ा रहता है, ओके। ऑफ 2 ओसिपिटल कॉन्डिलिक्स, दैट इज डाइकॉन्डिलेटल स्कल है। हमारा जो स्कल है वो 2 ओसिपेट्स का बना हुआ होता है, इसीलिए उसको डाइकॉन्डिलिक बोलते हैं। तो टाइप ऑफ स्कल आपको आस्क करे तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, डाइकॉन्डिलिक स्कल। और ये डायग्राम जो है वो भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि शॉर्ट में हम कल का स्टडी कैसे करें। आई होप कि आपको कल समझ में आ गया है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जहां से हमारी खोपड़ी जुड़ जाती है आगे। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ना बेटा, वो आपको डायग्राम में दिखाया है, इज फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट नोन एज वर्टिब्रेसी। एक 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 देखो, ये है ना, ये 1 2 3 4 ऐसे वर्टिब्रे, एक एक वर्टिब्रे से ज्वाइन है एंड डोर्सली प्लेस पीछे की साइड है। एंड इट इज लोकेटेड वहां पे, कहाँ पे? तो ये डोर्सल साइड्स ऑफ हमारा जो है वहां पे लोकेशन है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। यहाँ पे सपोज स्कल है, ये स्कल है, तो स्कल के बेस से वो चालू हो जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। हमारा पूरा ट्रंक रीजियन जो है, ये जो है ना बेटा, ये हमारा है ट्रंक रीजियन पूरा। तो ट्रंक रीजियन का ये पोस्चर बना देता है, ठीक है। एंड ईच वर्टिब्रे जो है ना, उसके पास सेंट्रल होलो पोर्शन है। मैं ये यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो ऐसे सेंट्रल होलो पोर्शन रहता है इसके अंदर, ओके। और इसके अंदर रन होती है हमारी न्यूरल कैनल। ऐसा एक है, वैसा दूसरा वर्टिब्रे होता है। ये जो है ना, ये एक वर्टिब्रे की बात हो रही है, ओके। ऐसी बहुत सारी होती है। एंड थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पास, जो मैंने यहाँ से पास किया है, ये जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ओके। थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड passes एंड फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलास। पहला जो है उसका नाम है एटलास। यहाँ पे फर्स्ट वन जो मैंने लिखा है, ये जो है ना वो एटलास है। एंड इट आर्टिकुलेट विथ occipital condyli एंड द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड डिफरेंटली। नेक में है तो उसको बोलेंगे सर्विकल वर्टिब्री। इतनी जो है मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, आप देखते रहिएगा साथ में। तो ये सर्विकल वर्टिब्री है, और सर्विकल वर्टिब्री कितनी होती है? तो वो 7 होती है बेटा। देन नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोसिक। थ्रोसिक रीजन में जो होती है वो, तो थ्रोसिक रीजन की ये है और इसकी नंबर है 12। उसके बाद लंबर रीजन की आती है, कमर का रीजन, तो उधर होती है 5। उसके बाद सेक्रल होता है
5 होता है बट फ्यूज्ड। ये जो सैक्रम लिखा है इधर से आगे जो है वहां पे भी सैक्रल रहती है, वो भी 5 है बट फ्यूज्ड है। एंड कोकिजियल 1 वो भी फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ऐसे ये सारी नंबर्स है ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर के regions of starting from the skull, and the number of cervical vertebrae are 7 in most of mammals. सारे mammals में ये 7 नंबर जो है ना, most of all vertebrates जो है उसके अंदर इसकी नंबर्स सेम है बेटा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी 7 है। एंड द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन में आपको याद रखना है टू प्रोटेक्ट एसपी स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ओके। एंड सपोर्ट द हेड, हमारे हेड को सपोर्ट करता है। एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। इसके साथ यहाँ से रिब्स देखो, ये जो है ये पोर्शन वहां से रिब्स भी उसके साथ जुड़ी हुई है, ओके। एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, बैक का मस्कुलेचर देखो, मैं ऐसे बैठू तो ये सारा मूवमेंट थ्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है। एंड द स्टर्नम जो है, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडल ऑफ थोरैक्स। वेंट्रल मिडल में स्टर्नम भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो आई होप कि आपको वर्टिब्रल कॉलम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो हमें कमेंट करना मत भूलिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिब्स की। तो हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स रहती है। ईच रिब इज अ थीन फ्लैट बोन है कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के साथ डॉर्सली जोड़ी हुई होती है। देखो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, देखो दिखाई दे रहा है ये इस तरह वर्टिब्रल कॉलम है, तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई होती है। एंड वेंट्रली स्टर्नम के साथ, ये जो है ये हमारा स्टर्नम है, तो स्टर्नम के साथ आगे से जुड़ी हुई होती है। एंड इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड एंड हैंस नोन एज अ बाइसेफालिक। ये दो आर्टिकुलेट रखती है इसलिए इसको बाइसेफालिक बोलते हैं। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब जो है ना उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। पहली 7 जो है आपको दिखाए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ट्रू रिब्स है। एंड dorsally they are attached to the thoracic vertebrae, पीछे से thoracic के साथ एंड ventrally connected to the sternum, आगे से sternum के साथ जुड़ी हुई होती है। to help the hyaline cartilage, with the help of hyaline cartilage join है। and the 8th 9th and 10th pair of ribs जो है ना do not articulate, वो articulate नहीं है, आगे से वो फ्यूज हो जाती है, कंप्लीट नहीं है। देखो 8 9 एंड 10 नंबर की देखो ये इतनी इतनी है, फिर आगे से क्या हो गई, देखो फ्यूज हो गई ना। हाँ 8 नंबर की है, 9 नंबर की और 10 नंबर की आगे से क्या हो गई, आर्टिकुलेट हो गई, इसमें यहाँ से जुड़ गई। डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू द स्टर्नम, ये स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है देखो। बट ज्वाइन सेवंथ रिब, वो सेवंथ को ज्वाइन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से। एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। ये याद रखना है अच्छे से वर्ड, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, और वी कैन से दैट फॉल्स रिब्स। एंड लास्ट 2 पेयर जो है 11 और 12 नंबर की, वो ऐसे फ्री है, फ्लोटिंग रिब है, ओके, नॉट कनेक्टेड वेंट्रिकली एंड आर देयरफॉर नोन एज अ फ्लोटिंग रिब। ओनली वो पीछे की साइड से ही जुड़ी हुई होती है, आगे की साइड से जुड़ी हुई नहीं होती है, फ्री होती है। दैट्स व्हाई it's a which type of floating ribs। And the thoracic vertebrae, ribs and sternum together form the rib cage, और ऐसे पूरा केज बन जाता है। तो यहाँ पे आपको रिब्स एंड रिब केज पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया है। रिब केज के अंदर हमारे सॉफ्ट ऑर्गन सेफ रहते हैं, जैसे हार्ट है, हमारा लीवर है, हमारा स्टमक है, वो सब सेफ है इसके अंदर, ओके। मेनली हार्ट जो है वो बहुत सेफ रहता है रिब केज की वजह से। तो आई होप कि रिब्स जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी
एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें हम लिम्स देखेंगे उसकी बात करेंगे। द बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गिर्डल्स कंस्टिट्यूट द एपेंडिकुलर स्केलेटल जिसमें हम लिम्स की बात करेंगे। और लिम्स में ईच लिम्स में 30 बोन है। ओके, एक लिम्ब में 30 बोन है तो हमारे पास टोटल कितने रहते हैं? 4। तो 120 बोन्स आएंगे इसमें। ओके, हैंड आर द ह्यूमरस, द बोन्स ऑफ हैंड। अब लिम्स के बारे में बात करते हैं तो हाथ का जो बोन होता है उसकी बात करते हैं। तो हाथ में क्या क्या होता है? ओके, तो हाथ के बोन में होता है ह्यूमेरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, जो रिस्ट बोन बोलते हैं इसको, मेटाकार्पल्स होती है जिसको बोलते हैं पाम बोन, एंड फैलेंजेसिस रहता है जिसको बोलते हैं डिजिट्स, फिंगर्स का। ओके, इसको बोलते हैं डिजिट्स। तो टोटल इतने बोन होते हैं और कितने कितने बोन किधर होते हैं उसकी बात करें तो ह्यूमरस जो होता है ना, हमारे एक हाथ की बात करते हैं तो एक होता है। ओके, ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, उल्ना एक होता है। कार्पल्स जो है वो कितने होते हैं? रिस्ट में, रिस्ट में कितने बोन होते हैं? तो रिस्ट में होते हैं हमारे कुल मिलाकर 14 इन नंबर्स। ओके, हाउ मेनी होते हैं उसमें? 14। बट कैसे? तो 5 होता है ये रिस्ट बोन, 8 ये रहता है, 5 ये रहता है, 5 ये रहता है, मेटाकार्पल कार्पल 8 रहता है, फेलेंजेसिस 5 रहता है। तो ऐसे 10, 18, 19, 20, 21 ऐसे बोन हो जाता है। ओके, तो टोटल फेलेंजेसिस एक में 3 रहता है, एक फेलेंजिस में 3, तो वैसे 15। तो और थंब में 2, तो 12, 13, 14 तो इसमें हो गया। ओके, तो 14 एंड 5 एंड 8 एंड दिस 3, तो कुल मिला के कितना हो गया? 30। सो सेम फेमूर लेग में रहता है तो लेग बोन जो हमारे उसमें फेमूर, थाई बोन है, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, इसमें से भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। इसमें टिबिया है, फेब्यूला है, टार्सल्स है, एंकल के बोन 7 है, वैसे कार्पल्स के 8 है, वो याद रखना है। मेटाटार्सल्स है, 5 इन नंबर है, फेलेंजिसिस है, डिजिट्स टोटल 14 इन नंबर रहता है। द बोन्स ऑफ द लेग्स, और ये दोनों आपको डायग्राम में दिखाया है। देखो, ये हाथ का बोन है, ये पाँव का बोन है, सबकी हम डिटेल में बात करेंगे, बट पहले आपको यह याद रखना है। देन आफ्टर सी अ कप शेप बोन जो है उसको पटेला बोलते हैं। कवर द नी वेंट्रली, तो उसको निकैप बोलेंगे। ये डायग्राम जो है उसमें आपको यहाँ पे देखो, ये रीजन में, ये रीजन में, तो यहाँ पे ये छोटा बोन दिख रहा है तो इसको बोलेंगे हम पटेला। ठीक है, आई होप कितना समझ में आया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं पेल्विक गिर्डल, जो हाथ का गिर्डल है उसका, जिसको हम पेक्टोरल एंड पेल्विक रिस्पेक्टिवली बोलेंगे। हाथ का है तो पेक्टोरल, पाँव का है तो पेल्विक गिर्डल। दैट बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली। अपर लिम्ब के लिए पेक्टोरल है, तो ये पेक्टोरल वर्ड जो है, पेक्टोरल, वो हम यूज करेंगे फॉर अपर लिम्ब्स। ओके, सो एक्सियल स्केलेटल का एक पार्ट है एंड ईच गिर्डल इज फॉर्म ऑफ 2 हाउस। एक गिर्डल 2 हाउस में, दूसरी कंप्लीट गिर्डल कंप्लीट करनी है तो पूरा एक हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे हम बात करेंगे एक हाफ की। ओके, तो ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल का एक हाफ है, कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल बोन, यहाँ पे आपको दिखाई देता है ये क्लेविकल बोन है, एंड अ स्केप्यूला। स्केप्यूला एक ट्राइंगल टाइप का एक बोन रहता है पीछे, तो स्केप्यूला है। ओके, देन आफ्टर स्केप्यूला जो है ना वो लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है दैट सिचुएटेड इन अ डॉर्सल पार्ट ऑफ द थ्रोइक्स, पीछे की साइड पे है, एंड बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब, हमारी सेकेंड एंड सेवेंथ रिब जो है उसमें वो ज्वाइंट होता है। एंड द डॉर्सल फ्लैट, डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल साइड पे फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी ऑफ स्कैप्यूला जो है वो है स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, known as the spine, which project as a flat expanded process known as
एक्रोमाइन, एक्रोमियन जो है वो बनाता है। एंड द क्लेविकल जो है, क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, क्लेविकल उसके साथ जुड़ा होता है। देखो पूरा ये रिब के साथ इधर आगे से है, क्लेविकल बोन के साथ जुड़ा हुआ है, स्केपुला पीछे से इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो बिना ये फॉर्मेशन जो हुआ ना, इतना फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं एक्रोमायोन। ओके, एंड द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, बिलो द एक्रोमायोन इज अ डिप्रेशन नोन एज अ ग्लेनोइड, उसके नीचे ग्लेनोइड कैविटी रहता है, विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, और इसके अंदर एक आर्टिकुलेशन आता है। देखो एक्रोमायोन जो बना उसके अंदर यहाँ पे एक आर्टिकुलेशन आया, आर्टिकुलेशन मतलब खड्डा जैसा आया, और वो खड्डा जो है उसमें ह्यूमरस का हेड रीजन रहता है। आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया। एंड टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, और यहाँ पे हमारा शोल्डर का जॉइंट बन जाता है। यहाँ पे क्या बना, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट ऐसे बन गया। एंड इच क्लेविकल जो है, एक क्लेविकल क्या है, तो लॉन्ग स्लेंडर बोन है विथ टू कर्वेचर, उसमें टू कर्वेचर आते, कब आते, एंड दिस बोन इज कॉमनली नोन एज अ कॉलर बोन। एंड दैट्स व्हाई ये बोन जो है वो आपको कैसा दिखेगा, कॉलर जैसा, ऐसा फॉर्म होगा, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे दूसरा ये साइड पे है तो कॉलर बन गई, तो ये बोन जो है वो कॉलर बोन है। ओके, सो आई होप कि पेक्टोरल गिल्डल जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। यहाँ पे सारे डायग्राम्स आपको दिखाया गया है। डायग्राम में ह्यूमरस, रेडियस एंड उलना भी दिखाया है। कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है एंड फेलेंजेसिस है। कार्पल का नंबर 8 है, मेटाकार्पल 5 है, फेलेंजेसिस भी 5 है। एक एक डिजिट के अंदर तीन तीन बोन है वापिस, और थंब जो है उसमें 2 है। तो कुल मिला के फेलेंजेसिस जो है उसमें रहते हैं 14 बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेल्विक गिर्डल की। दिस गिर्डल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन। ओके, कॉक्सल बोन, आपको ये बोन जो दिखाई देता है, डार्कन किया मैंने, वो कॉक्सल बोन है। एंड ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, 3 बोन के फ्यूजन से बनता है। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबाइल्स, 3 बोन देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्यूबिस है, इस्चियम है एंड इलियम है। तो ये तीनों फ्यूज हो जाते हैं तो पूरा एक कॉक्सल बोन बनता है। एंड ये कॉक्सल बोन है, उसमें एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एबो बोन कैविटी वापिस से बनती है, जिसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम। ओके, एंड एसिटाब्यूलम जो है, ये रीजन जो आपको दिखाई देता है, ये रीजन जो है वो क्या है, एसिटाब्यूलम। और ये एसिटाब्यूलम जो है वो कौन सी है, ज्वाइनिंग साइट है, जंक्शन है, ज्वाइनिंग साइट, joining site for what? Femur. And the two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the cubic symphysis containing the fibrous cartilage. इसमें fibrous cartilage रहता है और ऐसे cubic symphysis बनता है। और आगे जैसे हमने बात किया कि जहाँ पे फेमur और टिबिया फिब्यूला अटैच होता है, उसके आगे एक थोड़ा कवरिंग बोन रहता है जिसको हम बोलेंगे पटेला। तो ये जो पटेला है वो है, और यहाँ पे टार्सल्स की नंबर उससे एक कम, मतलब यहाँ पे 7 होता है, ये 5 है, फेलेंजेसिस 14 है, एक पटेला है, एक टिबिया, एक फिब्यूला, एक फेमुर। तो कुल मिला के ऐसे इसमें भी पेल्विक गिडल में भी 30 बोन हो जाता है, पर पूरा गिडल का बचकर तो सैक्रम भी काउंट करना होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो यहाँ पे बोन का जो स्ट्रक्चर्स था वो फिनिश हुआ है। एक्सियल बोन्स, एपेंडिकुलर बोन, 2 टाइप के बोन जो थे मेनली, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। तो ये खत्म हुआ। एक्सियल बोन में क्या क्या दिखा तो उसका थोड़ा रिकेप करवा लेती हूँ। स्कल, देन रिब केज देखा था, रिब केज, देन स्कल, स्कल मेन था, रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये 3 थिंग मेन देखा। एपेंडिकुलर जो है उसमें 2, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल। तो आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए ये चीज
इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट आई होप के ले लिया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। ओके, तो अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की। ओके, तो जॉइंट्स क्या है? तो joints are essential for all types of movement involving the bony parts of the body, चाहे वो मस्कुलर पार्ट हो या बोनी पार्ट हो, सबके लिए जॉइंट्स चाहिए। एंड लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। लोकोमोशन करना है तो जॉइंट्स जरूरी ही है, इसमें एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता है। ओके, तो जॉइंट्स आर जॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स or between bones and cartilages। ओके, टू थिंग है। जॉइंट्स क्या है? ओके, तो जॉइंट्स जो है ना वो टू चीज है। एक हम देखते हैं कि कांटेक्ट बिटवीन टू बोन्स और कांटेक्ट बिटवीन वन बोन एंड कार्टिलेज। तो ये वर्ड आपको याद रखना है और ये मिलके बन जाता है आपका जॉइंट्स। फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स। नाउ जॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं? तो हमारे मसल्स जो है ना वो बनाता है फोर्स, इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट। मूवमेंट करने के लिए मसल्स फोर्स करते हैं थ्रू द जॉइंट्स। ओके, देखो मैंने अभी थोड़ा मूवमेंट किया, मसल्स मूवमेंट हो गया, बोनी मूवमेंट हो गया, मेरा न्यूरल मूवमेंट सब हो गया। ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब मैंने एक मूवमेंट किया विद द हेल्प ऑफ जॉइंट। ओके, वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। ओके, यहाँ पे जॉइंट का काम क्या है बेटा? तो ये फल्क्रम का काम करता है। एंड द मूवेबिलिटी at this joint vary depending on different factors. Joints have been classified into three major structural forms, namely fibrous joint, cartilaginous joint and synovial joints। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट। ओके, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। और टाइप्स ऑफ जॉइंट के अंदर तीन टाइप के मेन जो जॉइंट है, फाइबरस, देन कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल, एफसीएस, ये इसकी बात हम करेंगे। फाइबरस जॉइंट है ना, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ये जो है वो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, नॉट अलाउ। And this type of joint is shown in a plate skull bone which fuse end to end, एक दूसरे के साथ end to end joint हो जाते हैं with the help of dense fibrous connective tissue to form the sutures। स्टिचेस बनते हैं। ओके, सचर्स बन जाते हैं। जैसे ये हमारी खोपड़ी है तो इसमें ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, तो इसके बीच में ये जो लाइनिंग है ना, ये बनता है सचर। तो ये सचर टाइप का ज्वाइन है। ओके, टू फॉर्म द क्रेनियम। क्रेनियम बना दिया, तो ये फाइबरस ज्वाइंट का एक एग्जांपल था। और इसमें आपको याद रखना है फाइबरस ज्वाइंट में कोई भी टाइप का मूवमेंट अलाउ नहीं है। देन आफ्टर कार्टिलेजिनियस मूवमेंट देखते हैं, ज्वाइंट्स देखिए, सॉरी। तो ये ज्वाइंट्स जो है ना, द बोन इन्वॉल्व्ड आर ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। एंड द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री। ओके, एडजेसेंट वर्टिब्री के अंदर जो होते हैं उसमें जो मूवमेंट है वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न एंड इज परमिट लिमिटेड मूवमेंट। यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट है। ओके, इसमें अलाउ है ही नहीं मूवमेंट, इसमें लिमिटेड है। एंड साइनोवियल जो है उसमें अलाउ है मूवमेंट, अलाउ कंप्लीट मूवमेंट होता है। ओके, सो आपको टू टाइप का जॉइंट्स का जो मूवमेंट है ये समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं। साइनोवियल जॉइंट से आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड द साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन। जैसे मैं ये सेक्रल की बात करती हूँ, यहाँ पे इसका आर्टिकुलेट है, यहाँ पे ह्यूमरस जॉइन है,
तो ये हमारा एक्सियल बोन का एक एग्जाम्पल था। ओके, तो यहाँ पे ये साइनोवियल कैविटी है। कौन सी कैविटी है? साइनोवियल। और साइनोवियल कैविटी जो है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, एंड फ्लूइड की वजह से मूवमेंट इजी हो सकता है ऐसे ऐसे, एंड सच अरेंजमेंट आर कंसिडरेबल मूवमेंट, एंड दिस जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट। ओके, तो एक्सियल बोन जो है उसमें इस टाइप का मूवमेंट रहता है, साइनोवियल मूवमेंट रहता है उसमें। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसका टाइप जो है, ये बॉल क्यों एंड सॉकेट क्यों? तो ये जो है वो सॉकेट है, इसमें ये बॉल। ओके, सॉकेट और ये बॉल है। तो यहाँ पे जो जॉइंट फॉर्म हुआ वो बोलते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका एग्जाम्पल कहाँ पे है? तो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल जो है ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, हिंज जॉइंट दूसरा या हिंज ऐसे ऐसा खुलता है 90 डिग्री पे। ओके, हिंज जॉइंट जो है इसमें आपको याद रखना है 90 डिग्री पे खुलेगा, तो ये नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है वो। देन पाइवट जॉइंट है बिटवीन द एटलास एंड एक्सिस। एटलास कहाँ पे, एक्सिस कहाँ पे? तो ये एक्सिस है, और ये फर्स्ट वर्टिब्री का ज्वाइनिंग एटलस, ऐसे ऐसे मूवमेंट जो कर सकते हैं वो है पाइवट जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट है बिटवीन द कार्पेल्स, कार्पेल के बीच में जो होता है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट है। यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। ओके, तो वहां पे कौन सा जॉइंट होता है? कार्पेल के बीच में और टार्सल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट है, हम हाथ और पाँव में ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है सेडल जॉइंट। सारे टाइप का जॉइंट्स और उसका एग्जाम्पल इन एमसीक्यू आपको आस्क कर सकते हैं। तो सेडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स, ये जो है मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, तो वहां पे कौन सा है? saddle joints say are some examples of joint synovial joints, and I hope you getting this topic well. If you understood this topic very well, then comment us. Don't forget to comment us, okay? So that we will explain you better and better. Thank you for commenting. I hope कि आपने कमेंट भी कर दिया है और आपने स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले लिया है ताकि आपको इस शॉर्ट में समझ में आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे disorders that happen by the muscular or skeletal system, and this is the last point of our chapter. So see, disorders of muscular and skeletal system. So first of all हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस बेटा कब होता है? तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है that affecting the neuromuscular junction lead to fatigue। हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं जहाँ पे हमें न्यूरल कंट्रोल मिलता है, न्यूरल मैसेज मिलता है, तो वो जो है वो फैटिग हो जाते हैं, वो फंक्शनिंग में नहीं रहते बेटा। एंड दैट टाइम क्या होता है? वीकनिंग ऑफ मसल्स हो जाता है। देखो, इसमें वीकनिंग हो जाता है एंड पैरालिटिक कंडीशन हो जाती है ऑफ स्केलेटल मसल्स की, एंड दैट टाइम we suffer from myasthenia gravis. So this is first term. Second one, अभी कई बार हम सुनते हैं कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का डिजीज है। तो इसमें क्या है? तो ये प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को सब पता होता है लेकिन वो चाहकर भी उसका मस्कुलर मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो वो डिजीज है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये क्योर हो सकता है, सपोज ये क्योरेबल है। ओके, बट बहुत एक्सपेंसिव है प्रोसेस। टिटानी क्या है? तो ये रैपिड स्पेजम है किसका? मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन अ बॉडी फ्लूइड।
बॉडी में कैल्शियम आयन अच्छे से नहीं मिलता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो जाता है, मसल्स सिकुड़ने लगते हैं एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द टिटेनी। तो पीपल ऐसे 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 फॉर्म हो जाते हैं। सपोज यहाँ पे टिटेनी हो गया तो फेस ऐसे हो जाएगा, आंख में तो आंख ऐसे रह जाती है, हाथ में तो हाथ ऐसे ऐसे रह जाते हैं। तो दिस इज टिटानी एंड इट इज हैपन ड्यू टू लो कैल्शियम अमाउंट in a blood and that's why चिटानी नाम का डिजीज मसल्स का होता है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस क्या है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है, जलन रहता है जहां जहां पे जॉइंट्स होता है, इसमें डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है बेटा। शॉर्ट एक ये चीज याद रखने का गया एरो यहाँ पे, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है, स्वेलिंग इन जॉइंट्स रहता है। तो ये है आर्थराइटिस। ओके, एंड कई बार आर्थराइटिस की कंडीशन में बोन बैंड भी हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या है? तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है दैट कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास। बोन मास में डाउन रेट आ गया एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, क्योंकि सपोज ये बोन है तो बोन में कैल्शियम आयन कम हो गए, डिक्रीमेंट हो गया, बोन का जो मास है बोन मास ये भी डिक्रीज हो गया एंड दैट्स व्हाई होलोइंग ऑफ बोन हो जाता है। तो बोन जो है ना वो हमारा टर्न होने का चांस ज्यादा रहता है। वी कैन से दैट फ्रैक्चर ऑफ बोन जो है वो कंडीशन बन जाती है एंड डिक्रीज्ड लेवल ऑफ क्या होता है, ईस्ट्रोजन, ये इसका कॉमन इश्यू है। ओके, तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ फीमेल में देखो ना, तो फीमेल में ओस्टियोपोरोसिस होने का चांस बढ़ जाता है। एंड द लास्ट डिसऑर्डर इज गाउट। गाउट क्या है? तो ये भी यूरिक एसिड डिपोजिशन का एक डिजीज है, मेनली इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इसमें यूरिक एसिड नहीं होते, यूरिक एसिड के ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इसके बीच में ऐसे छोटे 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 क्रिस्टल्स फॉर्म हो जो पिन लगती है ना हमको, पिन ड्रॉप लाइक पेन वो होता है, तो वो है गाउट। तो ये भी एक मस्कुलर डिसऑर्डर है। आई होप कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको ये डिजीज वाला जो पॉइंट है डिसऑर्डर्स जो है वो भी अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके हमको आपका प्रॉब्लम सपोज हुआ है आपको तो वो भी हमें बता दीजिए एंड पूरा चैप्टर अच्छे से बाद में रिवाइज भी कर देना। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको नियर डियर, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके ब्रदर सिस्टर, उनको ये सारे वीडियो आप देते रहिए क्योंकि उनको भी एनसीईआरटी जो है वो लाइन बाय लाइन करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।